हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को एक बार फिर से हमारे अकाउंटेंसी की सीरीज़ में। आज हम ना कॉस्ट सिस्टम करने वाले हैं और ये वीडियो यूट्यूब पे भी डलेंगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या हमें कोर्स में मिलेगा। और उससे पहले ना मैं उन लोगों के लिए तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, वीडियो बहुत दिनों बाद आया। एक्चुअली जिस लैपटॉप में मेरा ये मैं करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास दो लैपटॉप है। एक है जो मैं एसएससी वालों के लिए बनाता हूँ और एक है एसएएस वालों के लिए, या जो पर्सनल है मेरा। तो वो ख़राब हो गया मेरा, तो मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं हुआ। मुझे ये सब सारे मटेरियल दोबारा से बनाने पड़े, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट अभी आने वाले 10-15 दिन में 10 दिन में आप एक्सपेक्ट करो कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत बच्चे बोल रहे थे सर हमें बहुत कम वीडियोस मिल रही है। देखो अभी और वीडियोस आएंगी, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने नहीं बोला खत्म हो गया, आज के बाद भी 3 से 4 वीडियोस आएंगी जो सीजीडीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएजी वालों के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सीएजी वालों के लिए आज के बाद की मैं जो जो बता दूंगा वही वही करना, हर मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सिस्टम के बारे में। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल है, या फिर यूं कह लो एसएएस के बारे में कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। आपको ईमॉक पे जाना है, ईमॉक पे एसएएस करके है, आप वहां से इनरोल कर सकते हो अपने आप को एसएएस कोर्स में। बहुत लोग बोलेंगे कि यूट्यूब पे भी सब कुछ मिल जाता है। मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें ऐसा होता है कि यूट्यूब पे है, और एक्चुअली में यूट्यूब में है। यूट्यूब पे इतना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप सीए बन सकते हो, आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। लेकिन क्या आप किसी ने आपको क्या कहीं पे एक जगह पे वो जगह मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अकाउंटेंसी, देखो अकाउंटेंसी का पेपर ना 11-12 के लिए भी होता है। एक अकाउंटेंसी का पेपर सीएस वालों के लिए होता है, एक सीएमए वालों के लिए होता है, एक सीए वालों के लिए होता है, और एक एसएससी वालों के लिए होता है, एक आप लोगों के लिए भी होता है। यकीन करो सारे अलग अलग होते हैं। एक ही टॉपिक के ना कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो करवा रहा हूं ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एसएएस की तरह है। जो आप वहां पढ़ते हो वो 11-12 वालों के लिए है, या वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, या फिर वो सीए वालों के लिए, सीएस वालों के लिए है। तो प्लीज मैं तो बोलूंगा कि आप मत करना। बच्चे मैंने देखे बहुत ज्यादा बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम मतलब सर क्या कि यूट्यूब से हमने निकाल दिया। बट उनसे पूछना कितनी बार में, ठीक है? क्या उन्होंने एक बार में निकाला है? नहीं निकलता एक बार में। क्यों? क्योंकि उन्हें मटेरियल नहीं पता, वो 2-3 लग जाते हैं उनको ढूंढने में। ठीक है, तो प्लीज आप मत ऐसा करना कि आप लोग जॉब में हो, बेवजह टाइम वेस्ट मत करो और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो। मैं बता रहा हूँ जो मैंने करवा रखा है ना, उसमें ना आप गारंटेड पास हो जाओगे। सीएजी वाले तो आप अपने ऑफिस में पता कर लेना, हर ऑफिस में एक ना एक स्टूडेंट तो मेरा मिल ही जाएगा, ठीक है, जिसने लास्ट बैच में यूट्यूब पे पढ़ा है और उसी से कर लिया। यूट्यूब पे अब नहीं है, बिकॉज कि यूट्यूब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और अब जो मैंने बनाया है कोर्स, वो कह लो कि वो पहले से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो अब और ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, तो आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, बाकी इट्स योर कॉल। और दूसरा, बहुत बच्चे डर रहे थे कि सर आप बहुत कम करवा रहे हो। अरे कम नहीं करवा रहा हूँ यार, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। यकीन करो चीजें ना, अगर कोई चीज आपको, एक तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत इजी करवा रहे हो। अरे इजी कर नहीं रहा हूं मैं, मतलब इजी करवा नहीं रहा हूँ, इजी है वो। या यूं कह लो, मैं अपनी तारीफ खुद से कैसे करूं, मैंने इसको इजी करवा दिया, आप ये समझ लो, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो ठीक है। तो ये तो मेरी क्वालिटी है यार, वो क्वेश्चंस की बुराई नहीं है, मतलब क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने करवा दिया है ऐसा, आप ये मान के चलो, ठीक है। मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करता, ठीक है। दूसरा, लोग बुक्स के लिए पूछ रहे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बुक की जरूरत नहीं है। बुक में जाओगे, घुसते रह जाओगे, घुस जाओगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है। तो आपको मैं जितना करवा रहा हूं इसी को 2 बार कर लेना सफिशिएंट है। नोट्स बनाओ, हर क्लास का नोट्स बनाओ, जो जो मैं कह रहा हूं उसका ध्यान रखो, एग्जाम निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जितना मैं करवाता हूं ना, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में 35 से 40, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 35 से 40। बहुत पढ़ते हो तो 40+ लाओगे, एवरेज पढ़ते हो तो इतना लेकर आओगे, और कम भी पढ़ोगे ना तो भी 25 से 30 आ जाएंगे इसमें, और इसमें भी 25 से 30 हो जाएंगे। तो आप पास तो दोनों में ही हो रहे हो, पास हो जाओगे, आराम से हो जाओगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यही कि मैं जो जो करवा रहा हूँ ना उसे खत्म कर देना। मेरे यूट्यूब पे अकाउंटेंसी की सारी वीडियोस देखनी है आपको, सारी मतलब सारी, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो, और सेम जो मैंने ई मॉक पे करवा रखा है वो सारा करो, देखो फेल तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाएं टॉपिक पे, ठीक है। एक तो 4 मिनट बीत गया, मैं बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने एक बार ऑलरेडी शूट कर लिया था और बिना आवाज के वो शूट हो गया था, ठीक है, इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा। तो ये देख रहे हो, आपने लिख भी रखा है मैंने, ठीक है, आपको हर पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं रफ करके दोबारा करवाऊंगा, बिकॉज कि
ये बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की, थोड़ा सा कुछ हिल जाता है, साउंड की दिक्कत हो जाती है। तो देखो कॉस्ट सिस्टम क्या है कि कॉस्ट निकालना कैसे है, ठीक है। ये आपने पहले ही कर रखा है, ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, याद है? उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली कई सारे हैं, 8-10 है, बट हम मेनली 3 पढ़ने वाले हैं आज। और आज क्या 3 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही 3 से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और सीजीडीए वालों के लिए तो सिलेबस में 2 ही दे रखा है, जो आज मैं 3 करवाऊंगा उनमें से 2 है, ठीक है। कौन से 2 है वो देख लेना, लेकिन मैं तीनों कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो कॉस्टिंग है क्या, कौन से सिस्टम से हमें कॉस्ट निकालना है। मैं बार बार नीचे इसीलिए देखता रहता हूं क्योंकि मैं साउंड देख रहा होता हूं कि साउंड ठीक रहा है नहीं हो रहा है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली होता क्या, देखो आपको पता है कॉस्टिंग बहुत सारे होते हैं, तो आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग पहले पढ़ते हैं। तो देखो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कई बार ना एक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले ना कई प्रोसेस से होके गुजरता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप एक टमाटो का केचप ले लो, आजकल टमाटर बहुत छाया हुआ है ना, तो टमाटर का ही ना एक वो ले लो, केचप ले लो, तो वो कैसे बनता होगा, पहले क्या होता होगा, एक टमाटर को निकाला जाता होगा, खेत से लेके आया गया, पहला प्रोसेस जिसका काम है, क्या काम है जिसका, पहले कि टमाटर इकट्ठा करना। दूसरा छटाई करना, कुछ टमाटर हरे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ बहुत घुले होते हैं, कुछ सड़े होते हैं, तो उनको भी एक तरह से क्लासिफाई करना होता है। ये हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में उसकी धुलाई वगैरह हो रही है। चौथे प्रोसेस में उसको मशीन में डाला जा रहा है, छिलके निकाले जा रहे हैं और फिर उससे सॉस बनाया जा रहा है। और पांचवें प्रोसेस में उसकी पैकिंग हो गई और सॉस का डब्बा तैयार। तो ये अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना है ना, इसी को हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टेप पे ना, हर एक स्टेप पे अलग अलग प्रोसेस पे, हर एक स्टेप पे हम कॉस्ट निकाल दे। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर हमें ना इस चीज का बेनिफिट होता है कि किसका कॉस्ट हमें, आई मीन कॉस्ट कटिंग वगैरह जो करना है ना उसमें हेल्प कर देता है। तो कॉस्ट कटिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। तो इसी को हम, इसीलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग निकालते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इफ अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ईच डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, और हर एक एक दूसरे से अलग होता है और वेल डिफाइंड होता है, तो जरूरी है कि आप हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालो, ठीक है। तो तब हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कहां होता है, सबसे पहले तो ये केमिकल मैन्युफैक्चर वगैरह हो गए, या जहां पेंट बनता है या सोप जहां बनता है, तो वहां पे इनका यूज होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है, सबसे पहले फैक्ट्री को अलग अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड किया जाता है, देन हर प्रोसेस का कॉस्ट निकाला जाता है अलग अलग, ठीक है, ठीक है। और हर कॉस्ट का जो आउटपुट होता है ना, वो अगले वाले के लिए इनपुट होता है। मैं समझाता हूं वो क्या होता है। और उसके बाद एट द एंड हम फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो निकाल देते हैं, कॉस्ट निकाल देते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे 3 प्रोसेस ले लो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 में मान लो कॉस्ट आया 100 रुपए का, अब प्रोसेस 2 में मान लो खर्चा आया है 150 रुपए का। तो इस 150 में ना ये पहले 100 ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो इस प्रोसेस आने के लिए आपको पहले प्रोसेस का सामान तो लाना पड़ेगा ना, वो भी तो खर्चा इसी प्रोसेस का है ना। और प्रोसेस 3 में ये 250 रुपए ऐड होगा और उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोसेस कॉस्टिंग। और पहले वाले का जो आउटपुट होता है वो दूसरे वाले का इनपुट होता है, यही ये कहने की कोशिश कर रहा था, ओके। अब देखो इसमें है क्या, मेनली न्यूमेरिकल करेंगे हम तीनों को एक एक, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये वही पहले वाले वीडियो में करवाया था, या फिर मैं समझा देता हूं दोबारा से, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें देखो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर करेंगे हम, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर करेंगे। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोडक्ट है वो 3 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है, नंबर 1, 2 एंड 3, और 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। पहले प्रोसेस का खर्चा ये है, दूसरे प्रोसेस का खर्चा ये है, तीसरे प्रोसेस का खर्चा ये है। उसके अलावा कह रहा है कि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो बेसिकली 28,000 है। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें पता है कि भैया इस प्रोसेस का है, इस डिपार्टमेंट का है, इसी में जुड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो सब में बढ़ता है ना, हमने ये कर रखा है अपोर्समेंट जो हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये अपोर्समेंट कह रहा है कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना 28,000, इसको अपोर्शनेट करेंगे किस रेशियो में, लेबर कॉस्ट के रेशियो में, लेबर कॉस्ट के रेशियो में। ध्यान रखना किसके कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट के रेशियो में। तो मेनली यहां पे अगर देखा जाए तो टोटल कितना है 28,000, कितना है 28,000, ओके। इसको क्या करना है, हमें तीनों में बांट देना है, तीनों में
किस रेशियो में? लेबर रेशियो में। तो लेबर है 5000, 4000 एंड 5000, यानी कि 5, 4 एंड 5, 5, 4 और 5 रेशियो में, यानी 28,000 को आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन तीनों डिपार्टमेंट में। तो 14 से डिवाइड किया, 5, 4, 5, 14 से, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा अगेन 10,000। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ध्यान रखना ये क्या है? दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखते हैं प्रोसेस 1 का कॉस्ट। अगर मुझे प्रोसेस 1 का कॉस्ट निकालना हो, क्या निकालना है हमें? प्रोसेस 1 का कॉस्ट। तो प्रोसेस 1 में देखो, सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट हो रहा है कितना? 6,000, फिर लेबर का कितना? 5,000, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 1,000, और एट द एंड हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। इसको ऐड कर लो, 6, 5, 11, 1, 12, 10, 22,000। ये क्या है? प्रोसेस 1 का कॉस्ट। अब हम निकालेंगे प्रोसेस 2 का कॉस्ट। प्रोसेस 2 में ये जो 22,000 है ना, ये सबसे पहले शुरू में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट हो जाएगा इसका। अब देखो प्रोसेस 2 में और क्या क्या खर्चा है? 13,000, फिर 4,000, फिर 200, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे, कितना? 8,000। इसको ऐड किया जाए तो 8, 4, 12, 13, 25, 22, 47,200। ये प्रोसेस 2 का कॉस्ट हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोसेस 3 का। प्रोसेस 3 में देखो, ये 47,200 स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, और क्या क्या प्लस होगा? 2,000 जो बेसिकली मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है 5,000, और 1,000 हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। तो 10, 12, 16, 18,000 ऐड कर दो, 65,200। तो कुल मिला के प्रोसेस अकाउंटिंग यही था। ओके, प्रोसेस कॉस्ट बिल्कुल यही था, और यही मैंने करवाया हुआ था, और बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का कॉस्ट हमने निकाल दिया। अगला टाइप आ जाता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, इसको डिवाइड कर देता हूं। देखो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, कई बार ना कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जो ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूं, 2 टाइप का इसमें बिजनेस होता है। एक होता है हमारा जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज, जिसको आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसा बना देगा। ठीक है, जैसे आप उसे बोलते हो कि मेरे को एक घर चाहिए, ठीक है, वो बना देंगे। तो बोलता उस घर में मुझे 4 रूम चाहिए, वो 4 बना देगा। फिर बोलेगा कि हमें चाहिए ड्राइंग हॉल इस साइज का, वो बना देगा। फिर बोलेगा मुझे उसमें लिफ्ट भी चाहिए, वो फिर दे देगा। ओके, यानी कि ये जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज है। जैसे शादी का कार्ड ले लो, अरे शादी तो हो ही रखी है आप लोगों की, कम से कम 80% लोगों की शादी हो रखी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 80 से 90% की। ये DRAA को छोड़ दो, या जो नए न्यूली रिक्रूटेड ऑडिटर्स, उनको छोड़ दो, तो सारे ही शादीशुदा है। तो उनके लिए आप लोगों ने शादी का कार्ड बनवाया होगा, जरूर बनवाया होगा। तो उस कार्ड में, जो मैरिज का जो कार्ड बनता है, उसमें आपने डिमांड रखा होगा ना कि भाई देख, यहाँ पे मेरे को मेरा नाम चाहिए, यहाँ दिल चाहिए बड़ा सा, ठीक है, दिल में ऐसे तीर सा जाए, और यहाँ पे मेरी उसका नाम, ठीक है, फिर यहाँ पे मदर फादर का नाम, ठीक है, और यहाँ मेरा गणेश जी का फोटो चाहिए, गणेश जी के साथ में एक कढ़ाई चाहिए हाथों से, ठीक है, और यहाँ लाइट चाहिए एक, ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्रिंटिंग हो यहाँ पे। तो हमने क्या किया मेनली, ठीक है, हमने क्या किया मेनली, उसको बोला कि हमें ये सामान ऐसे ऐसे चाहिए। तो वो सुनता रहता है, बोलता हाँ ठीक है, बना देंगे बना देंगे बना देंगे, और एट द एंड वो बना देता है। ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से एज पर ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, दूसरा होता है मास ऑर्डर इंडस्ट्रीज। अक्सर देखे होंगे आपने, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं, वो एक तरह से वो जॉब ऑर्डर भी हो गया। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स के सारे घर एक जैसे होते हैं। तो ये मास ऑर्डर इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या आ जाता है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जो अभी मैंने बताया, इंटीरियर डेकोरेटिंग, जैसे आपने एक ये अपार्टमेंट हो गया, या फिर आपने घर बोला घर बनाना है मुझे, ठीक है, तो वो जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से बना देगा, तो इंटीरियर डेकोरेटिंग हो जाता है। देन मशीन टूल, जो बनाने के लिए हम बोलते हैं कि हमें एक मशीन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चश्मे का एक शेप बनाने वाला एक मशीन चाहिए, ठीक है, तो वो इससे बना देगा। तो ये जॉब कॉस्टिंग होता है, जब एक स्पेशल, एक अच्छे से नॉलेज चाहिए, और सब काम एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे अपार्टमेंट है, तो पहला वाला अपार्टमेंट का ये करेंगे, और इतना इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है,
तो पहले वाले का ये है, जैसे सुंदरी अपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, फिर जानकी अपार्टमेंट बना दिया, सब अलग अलग है एक दूसरे से। फिर फीचर्स देखो क्या क्या है इस जॉब कॉस्टिंग का। पहला तो जॉब कॉस्टिंग जिस बिजनेस में जाते हैं उन बिजनेस के फीचर्स क्या क्या है। प्रोडक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर चाहेगा वो, अपनी मर्जी से हम नहीं बनाते, उन्हें जो चाहिए हम वही देंगे उन्हें। दूसरा, हर जॉब की अपनी एक क्वालिटीज होती है, दे ऑल आर, ये सुंदरी अपार्टमेंट में सुंदर लोग रहते हैं और जानकी अपार्टमेंट में जो सीता जी के भक्त हैं वो रहते हैं, हर अलग अलग है, हर अपार्टमेंट अपनी तरह होगा, हर मशीन अपनी तरह होता है, हर मैरिज कार्ड अपनी तरह होता है, ठीक है। ई जॉब हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला देखो क्या है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर इज नॉट यूनिफॉर्म। फ्लो जो है ना वो एक दूसरे से अलग अलग है, बिल्कुल ओके, अलग अलग है हर डिपार्टमेंट का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वो शादी का गाड़ी ले लेते हैं यार, सीजन आने वाला है, ठीक है, और मैंने सुना है ज्यादा शादी शादी करते हैं ना फिर शादी हो जाती है, घर वाले करवा ही नहीं रहे, तो मैं चाह रहा हूं इसी बहाने हो जाए, ठीक है। तो चलो देखो क्या है कि हमने ना एक शादी का कार्ड बनाना है, क्या एक ही बंदा सारा काम करेगा? नहीं, तुमने बोला भैया इसको छपवाना है, ये लिखवाना है, तो भैया राइटिंग का काम अलग कर रहा है, छापने का काम अलग कर रहा है, वो गणेश जी का फोटो कोई और लगा रहा है, हाथ से कढ़ाई कोई और कर रहा है, तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो हर जॉब एक दूसरे से अलग अलग है और एक से डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, और सबका अपना अपना है, ठीक है। इसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट भी अलग होता है, एक डिपार्टमेंट या एक जॉब से दूसरे जॉब का काम बिल्कुल अलग होता है। एक ने बोला मुझे कृष्णा जी की फोटो चाहिए, ठीक है, कोई मुस्लिम है वो बोलेगा मुझे 786 लिखवाना है, जीसस क्रिस्ट वाले जो होंगे वो लिखवाएंगे वो क्या बोलते हैं उसको, अरे ऐसे ये जो क्रॉस होता है क्रॉस लगवाएंगे, तो सबका अपना अपना है, ओके। नाउ अब देखो इसमें प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर सबसे पहले ना आपको जॉब नंबर दिया जाता है, आप कार्ड बनाने के लिए जा रहे हो, एक बंदा है वो आपका लिख देगा ऐसे, हाँ भैया ये है, इसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसको एक जॉब नंबर दे देते हैं, जॉब नंबर 506, 808 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 808, ठीक है। देन इसको ना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जिस ठीक है, वो डिपार्टमेंट इसको चेक करेगी कि कौन सा काम हमें कहां से करवाना है, वो पूरा देख लेगी, फिर उसको ऑर्डर दे देगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना ये देती है, ये नहीं देती, ध्यान रखना। फिर क्या करेगा, उसके बाद जिसका जो जो जॉब है वो अपना एक जैसे 808 नंबर का एक सीट बन जाएगा और उसमें सारे खर्चे लिखे जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे डिपार्टमेंट ए से इतना खर्चा आया वो सारा ऐड कर दिया, डिपार्टमेंट बी ने इस पे इतना काम किया वो सारा इस पे आ जाएगा, डिपार्टमेंट सी ने इस पे इतना काम किया वो सारा आ जाएगा। बिकॉज कि देखो सामान एक है लेकिन वो भी तो कई डिपार्टमेंट से होगी गुजरेगी ना, उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, और एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो एक न्यूमेरिकल इसका भी करेंगे, ओके। दिस वन देखो क्या है, एक इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है, ठीक है, इसमें जॉब नंबर कितना है 28 का, ठीक है। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 28 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज्ड एज टू बी गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग। और उसके बाद ना आपको यह भी बताना है कि अगर 25% ये प्रॉफिट कमाना चाहता है ना तो क्या प्राइस रखना पड़ेगा, उसे क्या प्राइस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कॉस्ट भी निकाल ही लेंगे, चलो बाद में, मतलब अगर उसे 25% प्रॉफिट भी कमाना है ना, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 25% में क्यों बोल रहा हूं ध्यान रखना, इसने बोला 20% ऑन सेलिंग प्राइस, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले यहां आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, मटेरियल यूज हुआ है 3450 रुपए का, यानी कि अगर मुझे इसमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मटेरियल कितने का, 3450 रुपए का, क्लियर, ये मैंने पहले ही लिख दिया टोटल कॉस्ट में, ठीक है। अब उसमें जो जो चीज होगा हम ऐड करते रहेंगे नीचे। फिर वेजेस के बारे में कह रहा है कि डिपार्टमेंट ए जो है ना वो 60 घंटे काम करती है और 1 घंटे के 3 रुपए लेती है, डिपार्टमेंट बी उस पर 40 घंटे काम करती है और 1 घंटे का 2 रुपए, और डिपार्टमेंट सी उस पर 20 घंटे काम कर रही है और 1 घंटे का कितना है 4 रुपए। तो सिंपल सी बात है। अब अगर मैं वेजेस लिखूं यहां पे वेजेस, तो डिपार्टमेंट ए 60 घंटे 3 रुपए के दर से 180 रुपए, डिपार्टमेंट बी 40 घंटे 2 रुपए के दर से 80 रुपए, डिपार्टमेंट सी 20 घंटे 4 रुपए के दर से ये भी 80 रुपए, क्लियर है। तो यहां पे हमने वेजेस के भी प्राइसेस लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, एक हमने मटेरियल का भी लिख दिया, फिर हमने वेजेस का भी लिख दिया, ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड्स है और फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है। ओवरहेड्स यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बेसिकली 2 टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है और एक जो फिक्स रहता है।
जैसे पहला वाला देखो, ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट ए का जो चार्जेस है ना वो है 4000 फॉर 4000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट ए जो है वो हर घंटे का 1 रुपए चार्ज करती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे इनडायरेक्ट ओवरहेड लिखूं, देखो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स लिखूं, तो डिपार्टमेंट ए का कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डिपार्टमेंट ए का कितना हो जाएगा। देखो डिपार्टमेंट ए ने कितने घंटे काम किए हैं, 60 घंटे। ध्यान रखना ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये आपको खुद सोचना है। डिपार्टमेंट ए ने 60 घंटे ही तो काम किया है ना, तो डिपार्टमेंट ए का इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, 60 रुपए। डिपार्टमेंट बी जो है ना 3000 रुपए लेती है 1500 घंटे का, तो 1 घंटे का 2 रुपए, 1 घंटे का कितना, 2 रुपए। अब बताओ डिपार्टमेंट बी ने काम कितना किया है, डिपार्टमेंट बी ने 40 घंटे काम किए हैं, तो कितना होगा डिपार्टमेंट बी का, 40 रुपए। फिर आ जाते हैं डिपार्टमेंट सी। अब एक बात बताओ, डिपार्टमेंट सी 1000 रुपए लेती है 500 घंटे का, यानी 2 रुपए 1 घंटे का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट है। डिपार्टमेंट सी ने कितने घंटे काम किए हैं, 20 घंटे, यानी कितना कॉस्ट आ जाएगा, 40 रुपए। ओके, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, तो हम यहां पे, तो यहां तक हमने क्या किया है, वेरिएबल ओवरहेड्स लगा दिए। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए सिंपल बोला है कि टोटल खर्चा 10,000 है, 10,000 घंटे के लिए, यानी 1 घंटे के लिए 1 रुपए है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो बताओ इस सामान को बनाने में टोटल कितने घंटे लगे, बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ कि इस सामान को बनाने में कितने घंटे लगे हैं, सोचो और लिखो उसे, फिर मैं बताता हूं। सोचो, सोच लिया होगा, वेरी गुड। अब देखो डिपार्टमेंट ए ने इस पे 60 घंटे काम किया, डिपार्टमेंट बी ने इस पे 40 घंटे काम किया और डिपार्टमेंट सी ने इस पे 20 घंटे काम किया। तो टोटल इस सामान को बनाने में ना 120 घंटे लगे हैं, और एक घंटे का ना फिक्स ओवरहेड्स 101 रुपए है, तो 120 घंटे का कितना होगा, 120 रुपए। ये क्या है, ये है फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्लियर है। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं अब इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल खर्चा हमारा कितना आ जाएगा, देखो 3450, 180, 80, 80, 80, 80, 160, 18, 8, 36, 8, 44, 440, तो ये आ गए 60, 40, 140 और 120, 260 ये हो गए, 500, 700, 44, 8, 8, 16, 160, हाँ ठीक है, 200, 340, ठीक। और ये आ गया 140 और 120, 260, 3, 4, 600, 6050 रुपए। टोटल कॉस्ट कितना है, 4050 रुपए। ओके, टोटल कॉस्ट कितना आ गया है, 4050 रुपए। क्लियर है, यहां तक हमने यहां तक टोटल कॉस्ट निकाल दिया कितना, 4050। अब देखो क्या कह रहा है ये, इसके बाद अगर आप देखोगे गौर से तो आपको ना इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। और सेलिंग प्राइस के लिए कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब। कॉस्ट तो निकाल दिया 4050 रुपए। कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज एज टू गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। आपको वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिसमें ना सेलिंग प्राइस पे आपको 20% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो, 20% का। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पे नहीं, क्योंकि ये हमने कॉस्ट निकाला है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस पे। तो समझो इस चीज को। इस केस में जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ये अब आ जाते हैं एसएससी में दोबारा से। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सॉरी अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20 रुपए। कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 20 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए। और हमें जहां तक पता है ना, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, 100 है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 हो जाएगा, तभी तो प्रॉफिट 20 रुपए है ना। तो यहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया कितना, 80 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपए। क्लियर है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए और प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। PC2 की तैयारी हो रही है आप लोगों की। प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपए। इंटू में 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 25%। यानी कि प्रॉफिट कितना है, 25%। तो 4050 का 25% कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 1012 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5062 रुपये 50 पैसे। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। ये वाला तो छोड़ दो, ये फालतू है। ठीक है, बट ये पूछ देगा तो आप कर देना ऐसे। बाकी ऊपर का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो हो गए हैं, अब आ गए हैं हम तीसरे वाले पे। इसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलेंगे मेडिसिन। हम लोग जो भी मेडिसिन खरीदते हैं ना, अभी देखो क्योंकि मेरा नी का प्रॉब्लम है ना, तो दवाई आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दवाई पे अगर आप गौर से देखोगे, दिखाता हूं मैं आपको, अगर ये दिख पाया तो। अरे ले नहीं रहा क्या ये? कैमरा शायद उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, इस पे रहता है मेनली। ठीक है, इस पे ना बैच नंबर लिखा रहता है, आप अपने घर में भी चेक कर सकते हो। तो मेनली ये बैच नंबर क्यों लिखा रहता है? एक तो इसके लिए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको बताना पड़ेगा कि कब बना है, कैसे बना है। तो बैच कॉस्टिंग कहां पे होता है ना, कई बार ना एक एक प्रोडक्ट निकालना ना मुश्किल होता है, एक प्रोडक्ट नहीं निकाला जा सकता। बताओ ये दवाई वाला ही कैसे निकालेगा? तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। शूज ले लो या टॉयज ले लो, एक एक करके कैसे बनेगा? तो नहीं बनेगा, ये ना बैच में बनता है, लॉट में बनता है कि एक लॉट में 1000 बन गया, 2000 बन गया, 500 बन गए। तो इसमें मेनली हम यही निकालना सीखते हैं कि एक बैच में कितना बनाना चाहिए। ठीक है, उस पर ही हम आएंगे। तो बैच कॉस्टिंग आपको पता ही होगा, इसमें क्या होता है, ऑर्डर और जॉब भी अरेंज्ड इन डिफरेंट बैचेस। इसको अलग अलग बैचेस में बनाया जाता है और मेनली हम इसमें निकालते हैं कि एक बैच में कितना बनाया जाए, एक बैच में कितना बनाए ताकि कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि बैच इज गिवन अ नंबर, जैसा आपने देखा। दूसरे में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड। ठीक है, एंड देन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी टोटल कॉस्ट आ रहा है, जितना प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे टोटल कॉस्ट आया 1000 और टोटल 1000 ही मेडिसिन निकले, तो एक मेडिसिन का कीमत 1 रुपए है। तो ये मेनली बैच कॉस्टिंग है। तो इसमें ना हम लोग पढ़ते हैं एक नई चीज जो बिल्कुल पुरानी सी है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। पहले पढ़ा है क्या? नहीं, हमने पहले पढ़ा है EOQ। याद आ गया होगा, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिल्कुल वैसा ही है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है, मान लो से एक कंपनी है, पूरे साल में मान लो 10,000 शूज बेचती है। कितना शूज क्या करती है, बनाती है? कितना शूज बनाती है? 10,000। अब प्रोडक्शन भी ये खुद ही करती है, तो अब इसके पास बहुत ऑप्शंस होंगे यार। या तो ये 1,000 करके 10 बार बना सकती है, ठीक है, या 2,000 करके 5 बार बना सकती है, या 5,000 करके 2 बार बना सकती है, या एक बार 10,000 करके एक बार बना सकती है। ठीक है, तो कौन सा इनको यूज करना चाहिए? 10,000 करके एक बार बना लो या 1,000 करके 10 बार? तो यही हम इसमें सीखने वाले हैं। देखो, अगर 10,000 करके एक बार बना दिया जाए ना, तो उसका ना जो कैरिंग कॉस्ट है ना, कैरिंग कॉस्ट यानी इसको कितने दिन तक रखना है हमारे पास, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो आज बना दिया मैंने, 1 साल तक मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके वो बिकेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये किया जाए ना 1,000 करके, तो कैरिंग कॉस्ट नहीं होगा। लेकिन कैरिंग कॉस्ट नहीं होगा तो जब आप मशीन को जितनी बार चलाते हो ना, आपको कॉस्ट उतना आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखना। आजकल तो चलो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए हैं, बचपन में हम लोग जाते थे ना प्रेस करवाने के लिए, खुद के तो कपड़े नहीं करवाते थे, मम्मी पापा के मेनली। मम्मी तो कहाँ, मम्मी खुद कर लेती थी। तो पापा के जो हम कपड़े करवाने के लिए जाते थे ना, तो वो प्रेस वाली बोलती थी अभी कपड़े नहीं है, रख के चले जाओ, जब और कपड़े आ जाएंगे मैं कर दूंगी प्रेस, या मैं कर दूंगा प्रेस। तो ऐसा क्यों करता था वो, या क्यों करती थी? सिंपल सी बात है भैया, उसको पता था कि अगर मैं कोयला जलाया तो मेरा मिनिमम खर्चा तो इतना है ही है। अब एक बार प्रेस को गर्म करने में खर्चा आ रहा है 20 रुपए, और मैं प्रेस करने के लिए ले रही हूं 5 रुपए या 2 रुपए, तो कैसे ही कपड़ा में मतलब कैसे ही खर्चा निकलेगा? कपड़े का खर्चा तो नहीं निकल पाएगा ना। तो उसके लिए ओके, उसी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि 1,000 करें या 10,000 करें। देखो पहले आपको लग रहा होगा 10,000 करना चाहिए, अब लग रहा है 1,000 करना चाहिए, लेकिन ना ही 1,000 करना चाहिए ना ही 2,000 करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जहां पे कैरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो वन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, जिसको देखो दो होता है, एक होता है सेटिंग अप कॉस्ट,
यानी कि एक बार अगर मान लो मैंने मशीन चालू किया ना, तो जो खर्चा आ रहा है ना वो है सेटिंग अप कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? सेटिंग अप कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट होता है एक तरह से स्टोरेज कॉस्ट, जो है जो स्टोर करने का जो खर्चा है ना, वो क्या है? एक तरह से आप यूं कह लो उसको, जो स्टोर करने का है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। और सेटिंग अप कॉस्ट जो एक बार आप मशीन चलाते हो उसमें जो खर्चा आता है। ठीक है, ये लेस होता है लार्जर बैच के लिए। अगर आप एक साथ लाख बनाते हो तो कम खर्चा आएगा, वही अगर 10-10 करके बनाते हो तो कम होगा। लार्जर बैच मतलब कि एक बार में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, और ज्यादा होता है अगर स्मॉलर बैच हो तो। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक मशीन है, उसको चलाने का खर्चा आता है मिनिमम 1000 रुपए। कितना? मिनिमम 1000 रुपए है। अब देखो 100 बनाते हो तो भी 1000 रुपए है, 1000 बनाते हो तो भी 1000 रुपए है। समझ रहे हो? और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट स्मॉल बैच के लिए कम होता है और लार्ज बैच के लिए ह्यूज होता है। अब एक बार आपने 10,000 शूज बना लिए, रखोगे कहां पे भैया? चूहे खा गए फिर? तो सब देखना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन कॉस्ट ऑफ बैच इज मिनिमम, बेसिकली जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ओके, हम उसमें करते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जब ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम हो। तो फॉर्मूला वही होता है जैसे ई इकोनॉमिक बैच, ई बी क्यू होना चाहिए, ध्यान रखना ये ई बी क्यू है। ओके, ई बी क्यू है। ओके, दिल्ली में विकासपुरी में एक शॉप है, ई बी क्यू या के नाम है, मैं कपड़े लिया करता था उससे। तो ई बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है √2 US अपॉन में सी। ओके, ये यू क्या होता है, ये एस क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो सी जो है ना, ये कैरिंग कॉस्ट है एक यूनिट का। एक यूनिट यानी कि अगर आप एक जूते रखते हो एक साल तक या एक महीने तक तो क्या खर्चा आएगा, या हफ्ते का क्या खर्चा आता है, या वीकली क्या खर्चा आता है। ठीक है, एस हो जाता है हमारा कैरिंग कॉस्ट, सॉरी सेटिंग अप कॉस्ट। एक बार जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो कितना खर्चा आता है। और यू हो गया है टोटल यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, जो आपको टोटल यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो जहां पे भी ये मिनिमम आए वही होता है हमारा। ठीक है, तो 2 EQ भी निकालने का फॉर्मूला ये है। अब देखो ये कैसे निकालोगे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, हैज टू सप्लाई 10,000 पेपर कोन्स पर डे टू अ टेक्सटाइल मिल्स। ही फाइंड दैट व्हेन ही स्टार्ट अ प्रोडक्शन रन he can produce 25,000 papers cones per day। ये हर रोज 25,000 कोन प्रोड्यूस कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ पेपर कोन इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 2 पैसा। 2 पैसा मतलब 0.02। ओके, एंड द सेटिंग अप कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन इज ₹18। कितना है? 18 रुपए है। ये एक बार का है। तो हाउ फ्रिक्वेंटली शुड प्रोडक्शन रन्स बी मेड? कितना फ्रिक्वेंटली यूज बेसिकली उन्हें करना चाहिए, कितनी मतलब एक दिन में कितनी बार, या सप्ताह में कितनी बार, या महीने में कितनी बार। ठीक है, 2 मिनट देना। सॉरी भाई लोगों, बीच में लाइट चली गई थी। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ना 10,000 पेपर कोन हर रोज बनाना है एक टेक्सटाइल मिल के लिए। और उसको ये पता चलता है, ही फाइंड्स दैट व्हेन ही स्टार्ट्स अ प्रोडक्शन ही कैन प्रोड्यूस 25,000 कोन्स पर डे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी इज नॉट दैट मैटर। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ पेपर कोन इन स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 2 पैसा। यानी कि जो कैरिंग कॉस्ट है ना, जो कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 0.02 रुपीज। ओके, नाउ एंड सेटिंग अप कॉस्ट प्रोडक्शन इज 18। और सेटिंग अप कॉस्ट कितना है? 18। ओके, हाउ फ्रिक्वेंटली शुड प्रोडक्शन रन्स बी मेड? ये कह रहा है कि कितने दिन में इसको प्रोडक्शन करना चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि ई क्यू बी कितना है। ई क्यू बी, ई बी क्यू, ये ई बी क्यू है एक्चुअली में, अच्छा लिखवा दिया था मैंने, ई बी क्यू है। ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कितने दिन में प्रोडक्शन यूज करना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया एक्चुअली में उसको कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना चाहिए। तो देखो ई बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? ई बी क्यू का फॉर्मूला है मेनली √2 यू मैंने क्या बोला था? टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कितनी है? 10,000 है एक दिन की। तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू में 10,000 इंटू में 365। ओके, नाउ
ये टोटल क्वांटिटी है एक ईयर में, ध्यान रखना, टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन अ ईयर लिख लो इसको, इन अ ईयर, ठीक है। तो 2 इंटू में 10,000 इंटू में 365, यानी कि इसको इतनी डिमांड है, प्रोडक्शन की डिमांड है, इंटू में क्या था, एस हो गया सेटिंग अप कॉस्ट, कितना है 18, ओके 18 डिवाइडेड बाय हाउ फ्रेक्वेंटली शुड प्रोडक्शन, सॉरी, और कैरिंग कॉस्ट कितना था, सी 0.02, पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगाया, इसको सॉल्व करोगे ना अप्रोक्स 81,000 आ जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन बुक में यही दे रखा था, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो 81,000 है, ठीक है, यानी कि अगर आपसे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा जाए तो 81,000 है। एक बैच में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, 81,000 क्वांटिटी का। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करो तो 81,000, क्लियर है। अब लेकिन क्वेश्चन क्या आया था कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। तो एक बात बताओ, हर रोज 10,000 क्वांटिटी चाहिए, हर रोज 10,000 क्वांटिटी चाहिए, और एक बार में 81,000 के करीब प्रोडक्शन करना हो तो अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो हर 8 दिन में एक बार, 8.1 है तो अप्रोक्स एक लेके चलो, हर 8 दिन में उसको एक बार प्रोडक्शन करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, हर 8 दिन में एक बार प्रोडक्शन करना चाहिए, वही हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एंड में इसमें थोड़ी सी लाइट चली गई थी तो उसके लिए बिल्कुल माफी, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वीडियो तो बिल्कुल सेम चला है। एक्चुअली मेरा फ्लो डाउन हो जाता है जब हम बीच में रुकते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा, और आने वाली जो क्लासेस है वो बहुत जल्दी आपको मतलब उस पर मिल जाएगी ऐप पे। तो अगर कोई नया है तो प्लीज मैं बोलूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, कि यूट्यूब से कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे जॉब वाले हो, थोड़ा बहुत तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, आप इवन अपने ऑफिस वगैरह में पता कर सकते हो, ठीक है। तो चल, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।